हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज मिश्रा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये मेरा नया चैनल है। ये मेरी पहली शुरुआत है। ये मेरा पहला वीडियो है। और अकॉर्डिंग टू माय चैनल, हियर इज़ ऑल, सो हियर यू विल गेट ऑल द थिंग्स और related to all the things related to agriculture, related to enjoyment, related to any issues in your mobile phone you want to repair that with your own. So for that, according to agriculture, if you want to do agriculture, according to the studies education, if you want to ask any queries about any subject, I'm not the specific teacher of any one subject. You can ask me about science, english, hindi, math, okay, but not संस्कृत। मुझे संस्कृत उतनी आती नहीं है, सो संस्कृत में थोड़ा सा कम। बट नहीं तो आप मुझे किसी भी सब्जेक्ट की क्वेरीज आप पूछ सकते हैं मुझसे। सो मैं यहाँ पे अपना पहला शुरुआत करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस से स्टार्ट करेंगे। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है साइंस में। सो मैं साइंस से में स्टार्ट करूँगा और उसके बाद मेरी यही इच्छा रहेगी कि मैं अभी तक तो मेरा कोई स्टूडेंट नहीं बना है, लेकिन जहाँ तक है मेरा ये सोच रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरी इस वीडियो को देखें और अपने जो वो क्वेरीज समझ नहीं आ रहे हैं वो हमारी वीडियो को सरलता से देखकर समझे। मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही तरह का एक्सप्लेनेशन दूंगा, साथ में साइंस के क्वेश्चन आंसर्स और सारे सब कुछ मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम साइंस से स्टार्ट करेंगे, सॉरी हम साइंस से स्टार्ट करेंगे और साइंस स्टार्ट करेंगे। वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे मैसेज, हम साइंस से स्टार्ट करेंगे। साइंस का हमारा पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे ये टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊँगा। सिंपली देखिए, आप बुक्स के अगर थ्रू जाएंगे सो बुक्स में एक बातें नहीं है, बुक्स में कई सारे बातें हैं। देयर आर मेनी थिंग्स रिटन इन बुक, योर बुक। हियर मेनी थिंग्स आर रिटन इन योर बुक। you don't go according to your book, okay? यहाँ पे आपके बुक में एक बातें नहीं बल्कि 3 से 4 बातें लिखी हैं। यहाँ पे ढेरों सारी बातें लिखी हैं। मैं यहाँ पे इन सब टॉपिक्स का अकॉर्डिंग जाऊँगा और मैं आपको सारा का सारा बुक्स का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। हाँ, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्लियर कर दूंगा कि वो टॉपिक क्या है। नहीं तो आप बुक आपका बहुत बड़ा है, बुक में बहुत सारे पेजेस हैं। बुक 7 पेजों का है तो 7 पेजों में दोनों तरफ यानी कि 14 पेजेस का है। सो अगर आप 14 पेजेस से जाएंगे तो बहुत ही टाइम लेगा और उतना आप पढ़ेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो हम टॉपिक से आपको टॉपिक क्लियर करते जाएंगे। टॉपिक में जो कुछ रहेगा वो हम आपको सब बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैप्टर का नाम ही है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे आप जान सकते हैं कि अगर इस चैप्टर में कुछ भी बताया जाएगा तो वो क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, क्रॉप हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, क्या क्या स्टेप्स, हमें क्या क्या चीज़ें, what points we have to take care of that when we are starting cultivation of crops, what time agriculture season, all things will here tell you. After that, how we can manage that, how can we sell that, how can we store that, and all the things. So let's start. First, if you are going to start with this chapter, so we have to know the meaning of agriculture. अगर हम इस चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं सो हमें पहला चीज़ है कि हमें एग्रीकल्चर का मीनिंग पता चला। एग्रीकल्चर का मीनिंग मालूम होना चाहिए कि अगर हम एग्रीकल्चर करने जा रहे हैं तो हमें एग्रीकल्चर का अगर मतलब ही नहीं पता होगा तो हम एग्रीकल्चर कैसे करेंगे। सो एग्रीकल्चर को अगर आप सिंपली वर्ड में कहेंगे तो ये एक प्रैक्टिस है जो कि हम यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं कल्टीवेशन करने के लिए। आप इसे साइंस प्रैक्टिस, फार्मिंग प्रैक्टिस दोनों ही बोल सकते हैं, जो कि हमें आती है। हम उसे अप्लाई करते हैं फील्ड में कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। सो सिंपली वी वांट टू नो द डेफिनेशन ऑफ दिस एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर इज अ साइंस एंड फार्मिंग प्रैक्टिस विच वी यूज विच वी अप्लाई इन फील्ड्स टू डू कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप टू प्रोड्यूस क्रॉप्स। ये सिंपली मेरा बनाया हुआ। यहाँ पे बुक में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो लाइन। वेट अ मिनट, दिस इज अ लाइन
साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। सो आप अगर इससे जाएंगे तो ये बहुत बड़ा होगा। देखिए डिफिनेशंस को आप समझ लीजिए अपने से। सो आप उसे अगर अपने से बना कर लिखेंगे तो वो आपका ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन आप रटाया हुआ लिख देंगे ना, सो उतना अच्छा नहीं होता। सो फिर ये हमारा हुआ। आफ्टर दैट हम क्रॉप प्लांट्स पे आते हैं। क्रॉप प्लांट्स क्या होता है? हम बड़ी बड़ी फील्ड्स में लार्ज क्वांटिटी में किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन करना, प्रोडक्शन करना लार्ज क्वांटिटी में और किसी बड़े फील्ड में, सो उसी को हम क्रॉप प्लांट्स बोलते हैं। सिंपली वी कैन से दैट plants grown in large quantity in large field, that is only called the crop plant। सो ये हमारा देखिए इस पेज में तो बहुत सारा चीज़ लिखा है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग इस पेज में यही दो चीज़ों का निकल रहा है। सो भी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका हॉर्टिकल्चर का। आप लोग बहुत सारे कल्चर पढ़े होंगे, पीसी कल्चर, एपी कल्चर, सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर बहुत पढ़े। ये एक अलग है हॉर्टिकल्चर। सब में आप किसी न किसी चीज़ का कल्टीवेशन पढ़े होंगे, प्रोड्यूसिंग पढ़े होंगे, रियरिंग पढ़े होंगे। इसमें भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन है। इसमें है फ्लावर्स, फ्रूट और वेजिटेबल का प्रोडक्शन। मेनली इसमें हम बहुत जगह पे, आप बहुत अलग अलग एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग देखते हैं कहीं कहीं पे ढेरों सारे वेजिटेबल का ही प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे ढेरों सारा आलू बोया हुआ है, तो कहीं पे फ्रूट का प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे बहुत खेतों खेत ऐसे केले बोए गए हैं। सो कहीं पे फूल ही बो दिए गए हैं, उगा दिए गए हैं। सो इन इस प्रैक्टिस को हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर अलग, हॉर्टिकल्चर अलग, पिसिकल्चर ये सब अलग है। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा क्रॉप सीजन। क्रॉप सीजन आप लोग जैसा जानते होंगे, आप लोग सेकेंड थर्ड से पढ़ते आए होंगे। रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप जो कि हम विंटर में देखते हैं। सिंपली इसमें क्या होता है, इन क्रॉप्स का जो ग्रोथ होता है, वो मानसून रेन पे नहीं डिपेंडेंट होते हैं। इनको आप पानी देंगे तो वो बढ़े जाएंगे, और इनकी जितनी अवेलेबिलिटी होनी होगी, जितनी प्रोडक्शन होनी होगी, वो हो जाएगी। इनका जो प्रोडक्शन लेवल है वो मॉनसून रेन पे नहीं डिपेंड होता है। आप इसमें इसके बीच आप बोल सकते हैं, आप मस्टर्ड बोल सकते हैं, सरसों बोल सकते हैं, गेहूँ बोल सकते हैं। ये आपको विंटर की स्टार्टिंग में ये बोया जाता है। विंटर की स्टार्टिंग में ये कल्टीवेट होते हैं और हार्वेस्टेड होते हैं। ये विंटर के लास्ट तक, मार्च से अप्रैल तक ये हार्वेस्ट कर दिए जाते हैं। वहीं अगर हम खरीफ क्रॉप देखें, तो हाँ इनकी जो होती है, इनकी जो ग्रोथ होती है वो मॉनसून रेन पे डिपेंडेंट होती है। आप पैडी को जानते होंगे, पैडी यानी कि धान। धान को आप पानी इरिगेशन बहुत सारे इस तरफ इस समय पे बहुत सारे डेवलप्ड इरिगेशन मेथड फैले हुए हैं। आप अभी इरिगेशन के भी बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे इरिगेशन मेथड्स हैं। सो इरिगेशन में अगर इनको आप हर तरह का इरिगेशन दे दें, लेकिन अगर इनको अलग से मानसून रेन मिल जाता है, सो दैट विल वेरी यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस। पैडी के प्रोडक्शन के लिए अगर हम मानसून रेन हमें मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा होता है। या आप जून जुलाई में इसका हार्वेस्ट कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाता है मॉनसून रेन के स्टार्टिंग में, और एंड तक सितंबर अक्टूबर तक ये हार्वेस्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट हम देखें ये टॉपिक्स हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज हमने रोटेट नहीं किया, वेट। ओके, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। आप अपने घर पे बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते होंगे। प्लो, ट्रॉवेल, हैरो, होए एंड सीड ड्रिल, बहुत सारे आप इम्प्लीमेंट्स देखे होंगे। और इससे भी अलग अलग तरह के आप देखेंगे, आप उसे जो कुछ भी बोलते हो हिंदी में, बाहरी लैंग्वेज में। यहाँ पे देखिए एक बात आप सेम ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी भी एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट को देखते हैं, सो उनका एक वक्त तो फिक्स होता है कि वो सॉइल को लूज करते हैं और वीड्स को हटाते हैं। पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है प्लो। प्लो आप लोगों के घरों में होता होगा, जिससे कि खेत हमारा जोता बोया जाता था, और ये रन किया जाता था। दो बैल होते थे, उन पे डालकर, बहुत पहले, ट्रैक्टर के पहले, जब ट्रैक्टर की कोई व्यवस्था नहीं थी तो उस समय पे ये सब चीज़ें थी।
आप हल इसे हिंदी में बोलते हैं। ओके, सो ये बैल के पीछे लगा दिया जाता था। ये क्या करता था, ये सॉइल को लूज करता था और सॉइल को टर्न करता था। ओके, आफ्टर डेट हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए पेज तो बहुत बड़ा है, लिखा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको जो सिंपली बता रहा हूँ, मीनिंग लिखा बहुत सारा है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग इनका यही निकल रहा है जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, देखिए आपका हॉय है। हॉय का मैं इसे जानता भी नहीं हूँ। सीड ड्रिल जानता हूँ एंड ट्रॉवेल एंड हैरो जानता हूँ, ये हम लोग के यहाँ होता है। और ये हॉय नहीं जानता हूँ। हॉय हॉय देखिए एक मेन है कि ये लूज़ करते हैं सॉइल को। देखिए यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, इम्प्लीमेंट्स आर कॉल्ड हॉय इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। ओके, वेट, रिमूविंग वीड्स एंड लूजिंग द सॉइल। सो लूजिंग सॉइल हर एक में है। सीड ड्रिल में आप देखेंगे, सीड ड्रिल होता है, ये ट्रैक्टर के द्वारा कैरी किया जाता है। आप ट्रैक्टर देखे होंगे, आप जिसे फार बोलते हैं, इसी को हम फार बोलते हैं। ये भी सॉइल को लूज करता है, टर्न करता है। वर्क सेम एज टू द प्लो। प्लो सिंगल्ड होता था, इसमें बहुत सारे आप देखिए लगे हुए हैं, नुकीले हैं। ये भी सॉइल को टर्न करता है और लूज करता है। उसके बाद इसमें एक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज है कि यहीं पे कुछ ऐसे बॉल टाइप का होता है, उसमें अगर आप सीड्स को डालते हैं, so that will very helpful to sow the seeds at right depth at right distance। इससे एक और एडवांटेजेस है कि इसमें एक वो होता है, डिब्बे की तरफ होता है, उसमें आप अगर सीड को डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा सीड सॉ होता है, आप बहुत लोग हैंड से सॉ करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है हमारा सीड सॉ होता है, और वो जो सीड सॉ होता है वो राइट डेप्थ पे, मतलब कि सही जगह पे और सही डिस्टेंस पे वो सॉ होता है। ट्रॉवेल, खुरपा आप जानते हैं, इसमें भी एक है लूजिंग सॉइल। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। लूजिंग सॉइल एंड रिमूविंग वेट एक एक सब में है। ओके, फिर हम एक बेसिक प्रोडक्शन प्रैक्टिस हम देख लेते हैं। सो क्रॉप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बेसिक प्रैक्टिस होते हैं कुछ, यानी कि उसे लेवल करना, उसमें मैन्यूर डालना, उसमें यानी कि फर्टिलाइज़र डालना, किस तरह का उसमें इरिगेशन होगा, किस तरह से हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे, किस तरह से उसमें से वीड्स हटाएंगे, हार्वेस्ट कैसे करेंगे, थ्रेशरिंग कैसे करेंगे, विनोव कैसे करेंगे, और उसे स्टोर करेंगे क्या। देखिए मेन पेज यही है आपका, यहीं पे आपको सारा सब कुछ मिलेगा कि कैसे हम उसे मैनेज करेंगे, स्टोर करेंगे, मैन्यूर करेंगे, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। सो देखिए, सॉ करने के लिए हमारा पहला सबसे ज़रूरी है कि सही लोकेशन होना चाहिए, और जो सॉइल होना चाहिए वो उसका नेचर सही होना चाहिए, यानी कि उसमें फर्टैलिटी हो, लोकेशन हो, यानी कि चारों तरफ से खुला हो, हर तरफ से सन रेज आते हों, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी हों, सॉइल का जो नेचर होना चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए। ओके, ये सब चीज़ें इस पेज में बस इतना है। अगर आप पढ़ेंगे, डेप्थ में जाएंगे, तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि फील्ड को ओपन होना चाहिए, जहाँ से सनलाइट आना चाहिए, एयर आना चाहिए, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि उसे वहाँ पे कैटल्स ना हो, यानी कि जो इस समय बहेतु जानवर जो फैले हैं, लोग छोड़ देते हैं खा पी कर उसका दूध, सो वो वहाँ पे उसके नियरेस्ट ना हो। उसके बाद सॉइल जो होना चाहिए वो हमेशा हमें समय समय पे टर्न होना चाहिए, जैसे कि उसके अंदर के जो हम सीड जब सो करें तो जरूर पेनेट्रेट होंगे, वो अच्छे से हों, इजीली हों। उसमें अगर हम सॉइल को टर्न करेंगे, वो सन रेज लेगा, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होगी उनकी जो मात्रा है वो सफिशिएंट उसमें बनी रहेगी। और अगर हम समय समय पे उसे हम वहाँ पे हॉय और ट्रैवल का हॉरो का यूज़ करके हम वहाँ से समय समय पे वीड्स को जरूर अनवांटेड होते हैं प्लांट्स, उन्हें हमें रिमूव करना चाहिए। इस पेज में इतना ही है। नेक्स्ट हम अब देखिए हमें सॉइल कैसे प्रिपेयर करते हैं, एग्जैक्ट हम
कल्टीवेशन के लिए वहाँ पे हमें पहले उसे प्लो करना होता है। प्लो आप जैसे जानते हैं, जुताई, इस पिक्चर में देख सकते हैं। हार्वेस्टर से लोग सीड ड्रिल से हम यहाँ पे हो रहा है, वो प्लो हो रहा है। उसके बाद इस प्लो करने से क्या होता है, जो सॉइल होता है वो टर्न हो जाता है और लूज हो जाता है, जिससे कि उसे समय समय पर अगर सनलाइट मिलती रहती है तो जिसमें न्यूट्रिएंट्स की जो कंटेमिनिटी है वो बनी रहती है। उसके बाद सॉइल देखिए मोस्टली लूज़ करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है जिसमें कि उसमें जो एयर स्पेसिस होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के, वो उसमें बने रहें, जिससे कि जो क्रॉप अगर हम सीड सो करते हैं तो जिसके जो रूट्स हो वो एयर को अच्छे से उसे ब्रेक कर सके। उसके बाद वो रूट के डेवलप होने में भी बहुत ही अच्छा होता है। और उसके जो अगर हम उसे टर्न करते हैं, लूज करते हैं, तो उसमें जो वाटर होती है, वाटर कंटेन करने की कैपेबिलिटी बनी रहती है, उसमें लॉन्ग समय तक पानी रुक सकता है। मैन्योरिंग हमें मिक्स करना चाहिए, फर्टिलाइज़र मिक्स करने में वो इजी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें। लेवलिंग दूसरा होता है हमारा लेवलिंग, वो जो कि वुडन प्लैंक होता है उससे हम लेवल करते हैं। ओके, आफ्टर डैट हम इस लेवलिंग इसलिए होता है क्योंकि अगर हम लेवल करेंगे, जैसे कि हम जब प्लो करते हैं तो वहाँ पे छोटे बड़े बहुत सारे बिगर चंक्स निकल आते हैं। चंक्स यानी कि मिट्टी के टुकड़े बहुत सारे निकल आते हैं। तो जब हम उसे लेवल करते हैं तो वो सारे टूट जाते हैं और टूट कर एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड हो जाते हैं, स्मॉलर पार्ट्स हो जाते हैं, जिसमें सॉइल इरोजन होता है वो प्रिवेंट होता है और हमारा जो लैंड होता है वो भी लेवल्ड हो जाता है। यानी कि अगर हम उसमें कुछ भी इरिगेशन करते हैं, इरिगेशन अगर करते हैं तो हम जब उसमें पानी डालेंगे पानी एक जगह पर कहीं रुके ना, पानी फ्लो करता जाए। नहीं तो अगर हम कहीं पे गड्ढा होगा तो कहीं पे प्लेन होगा, तो अगर हम इरिगेशन में रखते हैं, हम वहाँ पे पानी डालेंगे तो वहाँ पे कहीं कहीं क्या होगा, अगर गड्ढा होगा तो उस गड्ढे में जल जमा हो जाएगा, मतलब कि पानी वहाँ पे रुक जाएगा, तो और आगे पानी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर प्लेन रहेगा तो पानी रन करता जाएगा और हर जगह पे पानी पहुंच जाएगा अच्छे से, और अच्छे से हमारा जो क्रॉप होगा वो प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट, हियर इज व्हाट रिटन मैन्योरिंग। मैन्योर देखिए एक तरह का मैन्योर नहीं होता है। आप देखिए फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस जानते हैं या नहीं। फर्टिलाइज़र क्या होता है, अगर हम उसे हद से ज़्यादा दे देते हैं तो हमारे क्या होता है, वो हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। लेकिन अगर हमारा जो मैन्योर है उसे हम हद से ज़्यादा भी देते हैं तो वो हमारे प्लांट्स को डिस्ट्रॉय हार्म नहीं करेगा। ये इसलिए उसमें मैन्योरिंग क्यों होती है, मैन्योरिंग उसमें होती है सॉइल में ऐड की जाती है। मैन्योरिंग क्यों की जाती है, मैन्योर जो होता है वो सब्सटेंस जो है हमारे सॉइल में ऐड किया जाता है, जिससे कि सॉइल को हम न्यूट्रिएंट्स और प्रोवाइड करते हैं। और मैन्योर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सारे मिक्स होते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट का ग्रोथ हेल्दी होता है। नेक्स्ट है सीड सोइंग। ओके, सीड हम सो करते हैं सीड सो करने से पहले हमें सीड का सिलेक्शन करना होता है कि सीड हमारा अच्छा है या बुरा है, उसमें कोई पेस्ट हो या फिर वो डिजीज़ उसमें कुछ नहीं है। ओके, सॉइल प्रिपरेशन के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम सीड का सिलेक्शन, अगर हमारा सीड ही ख़राब निकला तो हम कितना भी उसमें इरिगेशन, कितना भी अच्छा मैन्योरिंग किए हों, प्लोइंग किए हों, लेवलिंग किए हों, सारा कुछ सोइंग किए हों, सारा कुछ बेकार चला जाएगा अगर हमारा सीड ही नहीं अच्छा हुआ तो। अगर उसमें कुछ डिसीजेज हुए होंगे सो वो क्या होगा, डिजीज होंगे तो वो जब ग्रो नहीं करेगा सो दैट विल गेट फिनिश्ड, हमारा सारा का सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। तो सीड सिलेक्शन इज़ मस्ट। आफ्टर डेट हम सीड सिलेक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है सोइंग। हम देखिए सीड शो करने के बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीज़ होते हैं कि राइट डेप्थ और राइट इंटरवल, सही जगह पे और सही डिस्टेंस पे हमारा जो सीड होना चाहिए वो होना चाहिए, जिससे कि ग्रोथ होता है अच्छा।
अगर हम सीड शो करते हैं तो दो दो मेथड से करते हैं। एक ब्रॉडकास्टिंग होता है और एक होता है बाय सीड ड्रिल। ब्रॉडकास्टिंग आप देखिए ये होता है, अब बहुत लोग क्या होते हैं हाथों से छींटते हैं, तो जब हाथों से छींटते हैं तो उसमें कुछ पता नहीं चलता है कि वो सही जगह पे, सही डिस्टेंस पे, सही लेवल पे वो सीड्स पहुँचे या नहीं। लेकिन अगर हम उसे सीड ड्रिल से करते हैं, सो सीड ड्रिल आई थिंक दैट वेरी बेस्ट मेथड। क्योंकि सीड ड्रिल में क्या होता है, वो जो ऐसे खुरपे लगे होते हैं इस तरह के, आप जो देखे हैं पीछे, वो एक सही जगह पे लगे होते हैं। सो उससे क्या होता है, अगर हम सीड्स को उसमें डालते हैं तो वो सही जगह पे ही शो होते हैं। तो उसमें क्या होता है, बॉल होता है, बॉल में हम जब सीड को डालते हैं, फिर हम जब ट्रैक्टर को चलाते हैं तो उससे क्या होता है, जो व्हील अटैच्ड होता है उस प्लो से, वो उस प्लो के जरिए बाउल से धीरे धीरे वो सीड्स होते हैं वो फनल्स में गिरते हैं। उसके बाद फनल से वो रिलीज होते हैं फील्ड में, सही जगह पे, सही डेप्थ पे, सही इंटरवल पे। ट्रांसप्लांटेशन आप जैसे जानते होंगे, आप लोग भी अपने घर में करते होंगे। जैसे कि आप मेरी गोल्ड यानी गेंदे का जब फूल जब आप ग्रो करते हैं तो पहले उसका जो सीड होता है उसे आप एक वो बनाकर बॉक्स जैसा उसमें आप छींटते हैं। उसके बाद जब वो ग्रो करता है तो वहाँ से निकाल निकाल अलग अलग जगह पे बोलते हैं, तो उसी को हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। यानी कि किसी एक जगह पे आप उसे ढेरों क्वांटिटी में बोएं, उसके बाद वहाँ से निकाल कर दूसरे जगह पर उसे ट्रांसप्लांट कर दें। यानी कि मेथड आप यही कह सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द हेल्दी सीडलिंग फ्रॉम नर्सरी टू मेन फील्ड। आप जैसे ये पैडी में होता है, पैडी पहले एक जगह पे बेहन डाला जाता है, उसके बाद वहाँ से निकाल कर मेन फील्ड में उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये देखिए हो रहा है यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग। उस समय क्या होता है, रो में रो वाइज उसे हम ट्रांसप्लांटेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि जो उसमें रूट पेनेट्रेशन होता है सॉइल में वो बहुत ही अच्छा होता है, शूट डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है, और वो सही जगह पे, सही डिस्टेंस पे रो में होते हैं। उसके बाद इरिगेशन, इरिगेशन इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, क्रॉप्स को वाटर करने का मेथड को ही हम इरिगेशन करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट मेथड वी आर गिविंग वाटर टू द क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल को छोड़कर प्लांट को, क्रॉप्स को पानी देना दूसरे दूसरे मेथड से, उसी को हम इरिगेशन बोलते हैं। इरिगेशन हमारा देखिए 3 टाइप्स पे डिपेंड होता है। सॉइल, एक सॉइल पे इरिगेशन डिपेंड होता है, एक क्रॉप पे इरिगेशन डिपेंड होता है, एक सीजन पे। सॉइल पे कैसे डिपेंड होता है कि वो बहुत सारे सॉइल क्या होते हैं, जो सैंडी सॉइल्स होते हैं, दे नीड मोर वाटर, they need more water because their water retaining capacity is very poor। सो जो सैंडी कहीं कहीं पे जो सैंडी सॉइल होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा पानी चाहिए होता है, क्योंकि वो तुरंत पानी को सोख लेते हैं। और कहीं पे जो क्ले होते हैं वहाँ पे आप थोड़ा सा ही देंगे तो वहाँ पे जो वाटर की रिटेनिंग कैपेसिटी है, कंटेनिंग कैपेसिटी, वो गुड होती है। सो ये तो सॉइल पे बेस्ड होता है, यानी कि कहीं पे सैंडी होता है तो वहाँ पे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, कहीं पे क्ले होता है तो वहाँ पे कम। क्रॉप बेस्ड इरिगेशन, कुछ कुछ क्रॉप्स होते हैं जिन्हें कि ज़्यादा से कम पानी चाहिए होता है। जैसे कि आप राइस देख लीजिए, राइस को हर समय स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है, राइट। पैडी नीड्स ऑलवेज स्टैंडिंग वाटर, और उसमें कंटिन्यूस वाटर सप्लाई होना चाहिए, हर समय उसमें वाटर रहना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर हम वीट देखते हैं तो वहीं पे वीट हम दे देते हैं पानी, उसके बाद 1 महीने बाद, 21 दिन बाद कुछ टाइम होता है फिर हम पानी देते हैं। ये तो क्रॉप पे होता है, कुछ क्रॉप ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं तो कुछ कम। कुछ सीजन बेस्ड इरिगेशन होते हैं, जैसे कि हमें देखिए विंटर सीजन में क्रॉप्स नीड लेस वाटर, बट इन समर द वाटर फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग क्रॉप इज हायर। ठंडी में क्या होता है, वो उन्हें वो फॉग मिल जाते हैं, वो ड्यू मिल जाता है, तो उससे क्या होता है उन्हें वाटर बहुत कम चाहिए होता है। लेकिन अगर हम गर्मी में देखते हैं तो जो क्रॉप्स होते हैं उन्हें बहुत सारे पानी चाहिए होते हैं, क्योंकि सन रेज बहुत ही डिफरेंट तरह से निकलते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही गर्म होते हैं, जिससे कि वो तुरंत पानी सूख जाता है। सो इन समर वाटर plants needs more crops, water needs to plants is more in in a ten in the अरे यार वर्ड ही नहीं आ रहा है। ठंडी के प्लांट के मुकाबले
गर्मी के प्लांट्स को बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। वर्ड ही नहीं याद आ रहा था उसे क्या बोलते हैं। उसके बाद इरिगेशन के भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। ये तो इरिगेशन किस पे बेस्ड होता है आपने बताया, सॉइल के नेचर पे, क्रॉप के नेचर पे, सीजन के नेचर पे। अब उससे उसे पानी देने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। कुछ ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, कुछ नए नए मेथड होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, लोग पहले क्या था, ट्यूबवेल मेथड से पानी दिया करते थे, स्विंग बास्केट मेथड से, वाटर व्हील मेथड से पानी दिया करते थे। यानी कि एक जगह पे ट्यूबवेल बना दिया जाता था, उसके बाद वहाँ से नाली बना दिया जाता था, उस नाली के जरिए हर एक खेत में पानी ट्रैवल करता था। जिस खेत में पानी चाहिए होता था उसे खोल देते थे, या फिर बहुत सारे व्हील्स होते थे, जब वो व्हील्स रोटेट होते थे तो वहाँ से पानी निकल जाता तो वो ट्रांसफ़र होता था। कुछ मॉडर्न मेथड्स होते हैं। अब मॉडर्न मेथड एक नहीं कई कई हो गए। ड्रिप सिस्टम आ गया, स्प्रिंकलिंग सिस्टम आ गया। स्प्रिंकलिंग सिस्टम यानी कि एक छोटा सा पाइप लगा दिए, वहाँ वाटर का सप्लाई हो रहा है, उसे चालू कर दिए, वाटर स्प्रिंक हो रहा है। यानी कि वो जहाँ पे क्रॉप्स आप बोए हैं वहाँ के लिए स्प्रिंकलिंग सिस्टम इज़ नॉट सूटेबल। स्प्रिंकलिंग सिस्टम क्या होता है, वो कहीं पे अगर क्रॉप्स है तो वहाँ पे वो नहीं होता है, वो दूसरे जगहों के लिए होता है। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, छोटे छोटे पाइप्स में से आप समरसेबल देखते हैं, और ये इन सब से छोटे छोटे पाइप में जहाँ पे आप सब्जियाँ बोते हैं उसके लिए यूज़फुल होता है। लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम ये होता है, व्हील से पानी निकाल कर पाइप रहता है, ट्यूबवेल में पानी रहता था, पाइप रहता था, पाइप सप्लाई करते थे इस खेत से उस खेत से, उस खेत से उस खेत, तो वहाँ पे ये हो जाता था वाटर सप्लाई हो जाता था। सॉरी, ये पेज हमारा हो चुका ना, स्प्रिंकलिंग ड्रिप सिस्टम। लिफ्ट इरिगेशन जैसे कि मैंने बताया कि वेल से पानी निकालते थे, उसके बाद वहाँ पे पाइप्स लगे होते थे जिससे कि वाटर सप्लाई होता था, या फिर एनिमल से बास्केट व्हील होते थे उसमें पानी वो ले जाए। वाटर लॉगिंग क्या होता है, जब हम कहीं कहीं पे पानी ज़्यादा दे देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इट बिकम्स वीट। टू मच वाटर इज़ गिवन टू द सॉइल, इट्स बिकम वीट। वहाँ पे जगह हम ज़्यादा पानी दे देते हैं तो वो गीला हो जाता है, तो वहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है उस प्लांट के अराउंड में। वो जो वाटर होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता था, यानी जमा हो जाता था, उसे हम एक्सेसिव इरिगेशन बोलते हैं या फिर वाटर लॉगिंग बोलते हैं। ये बहुत सारे तरह पे हार्मफुल करता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर दे देते हैं और हमारा सॉइल वेट हो जाता है तो वो हमें सीड्स को पेनेट्रेट होने में को परमिट नहीं देता है। वाटर अगर लॉगिंग इंक्रीज हो जाता है तो उसमें जो सॉल्ट्स की जो अमाउंट है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जो कि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को भी डैमेज करता है। अब एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर। जब आप एक बार आप खेत में क्रॉप्स को बोने से पहले मैन्योरिंग करते हैं, फर्टिलाइजरिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, फिर हम जब क्रॉप्स को बो देते हैं, सो भाई जब क्रॉप बो दिए गए हैं तो हमेशा न्यूट्रिएंट्स को आप सप्लाई कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स का यूज़ कर रहे हैं। सो इतना तो है नहीं कि वो अनएग्जॉस्टेबल है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। सो हम उसमें मैन्यूर ऐड करते हैं, फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी ना हो और वो प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करते रहें। मैन्योर होता है वो काऊ डंग से, यूराइन से, प्लांट वेस्ट से, नाइट सॉइल से, बहुत सारी चीज़ों से। वेट अ मिनट, सॉरी, हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू ऑल। ओके, सो जो हमारा मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट से, नाइट सॉइल से, प्लांट वेस्ट से, काउ डंग से, यूराइन, इन सब से बनता है। लेकिन फर्टिलाइज़र होता है वो फैक्ट्रीज़ में बनता है, और उसमें कुछ केमिकल कंपाउंड मिक्सचर किए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब उसमें मिक्स करके तब हमारा फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। यहाँ पे कुछ देखिए, फर्टिलाइज़र के नेम भी दिए हैं। ओके, और उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं जो कि वो सॉइल में सप्लाई होते हैं, वो यहाँ पे सब दिया हुआ है। ओके, आप इस पेज में आ जाइए। यहाँ पे देखिए फर्टिलाइज़र के एडवांटेजेस दिए हैं, डिसएडवांटेजेस दिए हैं। हम आपको जैसा कि बताए थे या फिर ना बताएं मुझे याद नहीं है, आप वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा। फर्टिलाइज़र को अगर हम किसी किसी भी अगर हम बोरी में अगर उसे कंटेन कर लेते हैं तो हम उसे इजीली
कहीं पे भी ले जा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कहीं पे भी उसे इजीली हम ले जा सकते हैं। वो अगर हम उसे, ज़रूरी नहीं है कि हम सीधा उसे सॉ ही करें, अगर हम उसे वो वाटर में भी सप्लाई कर सकते हैं, वाटर में उसे हम मिक्स करके तब वो प्लांट्स में सप्लाई करें, सो डैट इज़ इजीली ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट। नहीं तो अब बहुत लोग सॉ कर देते हैं ऐसे ही, सॉ यानी कि छींट देते हैं ब्रॉडकास्टिंग मैसेज से। उसके बाद फर्टिलाइज़र क्या होता है, एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, हर एक प्लांट को एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ओके, और यहीं पे अगर हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखें, तो अगर हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में दे देते हैं, तो ये हमारे प्लांट्स को जो होता है वो बहुत ही हार्म पहुंचा देता है। अगर हमारा है इतना इतना अमाउंट इतने फील्ड में देना है, अगर हम उससे ज़्यादा देते हैं तो ये हमारे प्लांट को हार्म कर देता है। लेकिन अगर मैन्योर है तो वो ऐसा नहीं करता है। यहाँ पे आप देखिए डिफरेंस दिया है, तो आप इस डिफरेंस को पढ़ लीजिएगा। जहाँ तक है मैंने मिक्सचर करके सारे के सारे डिफरेंस आपको बता दिए हैं। मैन्योर, ओके, जैसा कि मैन्योर बहुत ही स्लोली एक्ट करता है, वो अगर एक ज़्यादा दे दिया जाए तो हमारे प्लांट को हार्म नहीं करता है। उसके बाद ये कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स सॉइल को नहीं प्रोवाइड करता है, और लेकिन वही फर्टिलाइज़र है स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है, और इसे ज़्यादा क्वांटिटी में दे देते हैं तो ये हमारे प्लांट को हार्म कर देता है। क्रॉप प्रोटेक्शन हम एक बहुत सारे स्केयर्स क्रो हम लगाते हैं फील्ड में। आप देखते होंगे फार्मर स्केयर क्रो लगाते हैं, क्रोस को, कैटल्स को फ्राइटेन करने के लिए, बहुत सारे मैमल्स को, बर्ड्स को उस फील्ड में आने से प्रोटेक्ट करने के लिए। कभी कभी हमारे जो प्लांट फील्ड में जो प्लांट्स क्रॉप्स होते हैं वो डिजीज़ से अफेक्ट हो जाते हैं, जैसे उसमें पेस्ट लग जाते हैं, उसके बाद वीड्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स लग जाते हैं, तो हम वहाँ पे बहुत सारे पेस्ट लगते हैं तो पेस्टिसाइड्स का हम यूज़ करते हैं, वीडीसाइड्स स्प्रे करते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं। आप देखते हैं ना, एक इस समय में गवर्नमेंट की तरफ से बैग दिया जा रहा है जिसमें एक पाइप लगा होता है, उसमें पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड स्टोर होते हैं, वो पाइप की तरह होता है। आप वहाँ पे छिड़काव करते हैं प्लांट्स पे, दैट कि वो सेफ रहें, इंसेक्ट से सेफ रहें, वीड से सेफ रहें। वीड्स क्या होते हैं, मेलेथियोन वीड्स अगर आप जाने तो अमरनथिस है, पैराथीनियम है, चिनोपोडियम है, यानी ये सब आप जानते हैं ना, बथुआ, चौलाई, ये सब आप जानते होंगे, हिंदी में आप लोगों को पता होगा। सो ये सब होते हैं जो कि वीड्स होते हैं, हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि क्रॉप्स में ग्रो कर जाते हैं। और अगर ये क्रॉप्स में वो देखिए, अगर ऑटोमेटिकली अगर फील्ड में दो क्रॉप्स हैं तो ये तो है ही कि अगर क्रॉप्स हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व करेंगी। जब एब्जॉर्ब करते हैं तो वीड्स क्या होते हैं, वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, और जो हमारे क्रॉप्स होते हैं वो स्लोली एब्जॉर्व करते हैं। सो जब सारा ऑब्जर्व कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो सॉइल में, वो उनकी डिफिशियंसी होने से हमारे जो क्रॉप्स की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। सो इसीलिए लोग वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं उन सबको हटाने के लिए। बहुत बहुत फार्मर्स स्केयर क्रो लगाते हैं अपने खेत में, यानी कि वो पुतला लगाते हैं जिससे कि जो कैटल्स होते हैं, जो मैमल्स आते हैं घूमते हुए, पूरे खेत को साफ कर देते हैं, चल लेते हैं, झुंड में आते हैं। सो उन सब से इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। सो आज के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी, जैसे कि 33 मिनट का हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में और जो पेजेस रिमेन रह गए हैं उस पर हम बात करेंगे, और उसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर प्लस एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करेंगे। बस आपसे विनती है, आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और लोगों को प्रेरित करिए जिन्हें ना समझ में आ रहा वो इस वीडियो को देखें, ज़रूर समझेंगे। सिंपल भाषा, सिंपल लैंग्वेज में है, ज़्यादा इंग्लिश का हमने यूज़ नहीं किया है। आप इसे समझिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, वेलकम, थैंक यू।